फ्रेंड, ये मुझ पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, साथ ही साथ उन मुद्दों पे जो कि हमें ध्यान में रखने हैं अपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट के लिए, ताकि कोई लिटिगेशंस कोई नोटिसेस का सामना ना करना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और देखा गया है जहां पे लोग गलतियां कर रहे हैं अभी तक 6 साल तक जीएसटी जो है आए हुए हो गया, लेकिन उसको अभी तक जो है बात करी जाए वहां पे भी मिस्टेक देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है उसमें ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो हमारे को इसको समझने के लिए अपने अकाउंटिंग एक्सपेक्ट, साथ ही साथ हमारा जीएसटी के प्रोविजंस क्या क्या कहते हैं, दोनों को अलाइन करके चलना होगा। क्योंकि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बना रहे हैं, साथ ही साथ हमें अपने जीएसटी लॉ के हिसाब से भी टेक केयर करके चलना है कि हमारा ऐसा ना हो कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बना रहे हैं वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए कोई चीज। उसके लिए हल्की सी लीगल बैकिंग पे हमें चलना होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चल के फिर हम उसको डेबिट नोट क्रेडिट नोट के साथ लिंक करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी जो है वहां पे मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम जनरल वे में बात करें, एक सप्लायर रेसिपिएंट जब ट्रांजेक्शन करता है तो सप्लायर अपनी बुक्स में जब वो सेल रिकग्नाइज करेगा तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जनरल एंट्री वो जो है पोस्ट करेगा, कोई एंट्री पोस्ट करेगा, अपनी सेल्स को बुक करेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल वे में बोले वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करेगा, राइट। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू टैक्सेस टू, है ना, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी वट एवर बीइंग द टैक्सेस। तो ये वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सप्लायर जो है एंट्री पास करेगा। इसी का इम्पैक्ट क्या करेगा, रेसिपिएंट जो है अपनी एज अ परचेजेस बुक करेगा और वो इम्पैक्ट ले लेगा। वो क्या करेगा, अपनी परचेजेस को डेबिट कर देगा, सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट कर देगा, या फिर आईजीएसटी लगा होगा उसको डेबिट कर देगा, टू जो है वो अपना पार्टी को कर देगा। ठीक है ना, टू क्रेडिटर, ऐसे इस तरीके से वो अपनी बुक कर देगा। अब इसने इसी तरीके से सेल रिटर्न होती है, सेल रिटर्न होती है तो सप्लायर जो है उस एंट्री को रिवर्स कर देगा। अगर परचेज रिटर्न होती है तो परचेजर जो है अपनी एंट्री को रिवर्स कर देगा, राइट। सेल परचेज की ट्रांजेक्शन हुई, सेलर ने एग्जीक्यूट करी, हमने एंट्री बात करी, परचेजर ने एंट्री करी, ठीक है, यही रिवर्स कर दी। तो सेलर ने जब सेल रिटर्न करी तो उस सेल वाली एंट्री को रिवर्स कर दिया, परचेजर ने उस परचेज वाली एंट्री को रिवर्स कर दिया। इस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर दी उसने एंट्री। ठीक है, लेकिन बात मुद्दे की ये है, क्या ये एंट्री जो हो रही है ये हमारे जीएसटी लॉ के हिसाब से परमिट है या नहीं है, इसको समझना जरूरी है। ऐसा ना हो हमारे को, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बना रहे हैं, सेम इंपैक्ट हम उसमें भी लेके चल रहे हैं जीएसटी में, और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम देख के चलते हैं और किन किन बातों का ध्यान में रखना है, और ये बातें कहाँ लिखी हैं, कौन से प्रोविजंस में लिखी है, उसको भी हम लेके चलेंगे। साथ ही साथ फिर हम अपना लास्ट में वो देखेंगे कि कहाँ पे एक्ट क्या इसके बारे में बात करता है। ठीक है ना, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ध्यान से समझना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मुद्दे जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि अभी तक देखा है कि काफी ज्यादा क्वेरी इन इन मुद्दों पे आती है, तो हमने कहा इसको ना एक बार वीडियो फॉर्म में बना के जो है डिस्कशन किया जाए, ताकि आगे जो है इशू क्रिएट ना हो। अगर अभी भी किसी का कोई इस तरीके से इशू आ रहा है तो उसको ठीक कर ले, वो जो है इन मुद्दों को ठीक कर ले, ताकि फिर से कोई दिक्कत जो है ऐसी ना आ पाए। तो हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे, राइट, इन्हीं चीजों को लेके चलेंगे। अब मेन बात आती है, हमने जो अभी तक बात करी, हमने एक साइड पे सप्लायर था, एक साइड पे रेसिपिएंट था। हमने बात करी, इसने सप्लाई करी इसको, अपने इसने फटाफट रिव्यू करते हैं, इसने अपने जो है एंट्री बुक कर दी। ठीक है ना, सप्लायर ने सेल कर दी, इसके लिए डेटर हो गए, डेटर अकाउंट डेबिट टू, इसने अपनी सेल वगैरह कर दी, साथ में टू टैक्सेस कर दिए, सी टू एस वट एवर, है ना, या फिर आई जो भी आएगा। ठीक है, सेम इंपैक्ट इसने क्या ले लिया था, परचेज को डेबिट कर दिया, साथ में सी डेबिट कर दिया, एस को डेबिट कर दिया। ठीक है, या फिर आई जो भी होगा वो डेबिट हो जाएगा, टू इसके लिए क्रेडिटर हो गए। ठीक है ना, यही एंट्री रिटर्न हो रही है तो इसको रिवर्स कर दिया सेलर ने, अगर सेल रिटर्न है तो इस एंट्री को रिवर्स कर देगा, राइट, और ये इस एंट्री को रिवर्स कर देगा। ठीक है ना, ये हो गई सेल रिटर्न। ठीक है, एंट्री सेम है, उसको रिवर्स करना है, सेल रिटर्न हो जाएगी। ऊपर वाली एंट्री परचेज की जो करी थी वो रिटर्न हो गई तो परचेज रिटर्न हो जाएगी। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री तो हो गई,
लेकिन मुद्दे की बात है कि क्या ये जो एंट्रीज है ये हम जीएसटी में इस तरीके से इंपैक्ट ले सकते हैं? तो जीएसटी को समझने के लिए हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पर्सन जो ये कर रहा है किसके पास अथॉरिटी है। सबसे पहली बात है कि अथॉरिटी किसके पास है। तो जीएसटी में बात करें तो अथॉरिटी हेल्ड विद ओनली सेलर, सप्लायर, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ सप्लायर जो है उसी के पास अथॉरिटी है, कोई और पर्सन रेसिपिएंट जो है नहीं ले कर सकता, रेसिपिएंट इशू नहीं कर सकता। चाहे वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है, सप्लायर करेगा। बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहा है, सप्लायर करेगा। इसी तरीके से चाहे डेबिट नोट इशू कर रहा है तो वो भी सप्लायर इशू करेगा, चाहे वो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो वो भी सप्लायर इशू करेगा। लेकिन देखा क्या गया है, हो क्या रहा है, परचेजर भी इशू कर दे रहा है, परचेजर सेलर को इशू कर दे रहा है। भाई नहीं, जीएसटी लॉ के हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा। जीएसटी लॉ क्या कहता है? जीएसटी लॉ कहता है सिर्फ सप्लायर हैज द अथॉरिटी टू डू सो, सप्लायर ही कर सकता है। रेसिपिएंट को इंपैक्ट लेना है उसका, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इंपैक्ट ले सर, जीएसटी लॉ के हिसाब से भी तो कंप्लाई करके चलना है ना। तो इस मुद्दे इसलिए जो है, चाहे वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है तो वो भी कौन करेगा? टैक्स इनवॉइस, वो भी सप्लायर करेगा। बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहा है, सप्लायर करेगा। डेबिट नोट इशू कर रहा है, सप्लायर करेगा। क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, सप्लायर इशू करेगा। टैक्स इनवॉइस इशू करा तो रेसिपिएंट ने अपना उसका जो है इंपैक्ट एज अ परचेजेस ले ली, आईटीसी बुक कर लिया, राइट, वो परचेजेस बुक कर लेगा इसकी, ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई उसके लिए भी वो परचेजेस बुक कर लेगा। डेबिट नोट तो वो रिवर्स इंपैक्ट ले लेगा, बुक कर लेगा, लेकिन इशू नहीं कर सकता। क्रेडिट नोट का इंपैक्ट लेगा, क्रेडिट नोट इशू किया, डेबिट नोट का इंपैक्ट ले लेगा, लेकिन इशू ये कोई भी इनवॉइस रेसिपिएंट इशू नहीं कर सकता। उसके पास तो आएगा और वो उसके जैसे 2A 2B वगैरह में भी रिफ्लेक्ट करेगा, उसके हिसाब से वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है इंपैक्ट लेगा, तो एलिजिबल है वो जीएसटी के हिसाब से, ठीक है ना। तो हमारे को पूरा सिनेरियो समझ के चलना पड़ेगा, इसमें कहां पे जो है अलाउड है और कहां पे अलाउड नहीं है। इसलिए सप्लायर इशू कर रहा है, ये एंट्री कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स कर रहा है, उसको जो है अपना क्रेडिट नोट इशू कर देगा, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। परचेजर जो है ये इंपैक्ट ले लेगा उसका, बिल्कुल ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परचेज रिटर्न सप्लायर नहीं इशू करेगा, वो सॉरी रेसिपिएंट नहीं इशू करेगा। कौन इशू करेगा? सप्लायर इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा, यहां पे वो इसका इंपैक्ट ले लेगा। मतलब ये चारों चीजें जो हैं वो रेसिपिएंट को कुछ नहीं करना, रेसिपिएंट के पास आनी चाहिए। रेसिपिएंट के पास डॉक्यूमेंट आएगा तो वो इंपैक्ट उसका लेगा, वो नहीं इशू करेगा। ये मुद्दा है समझने वाला। हो क्या रहा है, रेसिपिएंट भी इशू कर रहा है, तो जीएसटी लॉ में परमिसेबल नहीं है। अब आते हैं लॉ में। लॉ में कहां पे ये बात लिखी है, कहां पे रेफरेंस से बात कर रहे हैं और इसको किस तरीके से जो है हमें रिटर्न में लेके चलना है, वो भी हम लास्ट में कवर करेंगे। तो इसके लिए अब हम चलते हैं एक्ट में, चलते हैं। अब हम एक बार देखते हैं एक्ट क्या कहता है। एक्ट की बात करें तो सेक्शन 34 जो है उसके 4 सबसेक्शन है। सेक्शन 34 के 4 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 और 2 जो है वो अपना क्रेडिट नोट की बात करता है। सेक्शन 3 और 4 जो है डेबिट नोट की बात करता है। तो दो दो सबसेक्शन है, 4 सबसेक्शन है, लेकिन ध्यान में रखने वाले सबसेक्शन है, क्या कहना चाह रहे हैं वो सबसेक्शन, ये देखने चाह रहे हैं कि किस केस में क्रेडिट नोट इशू हो सकता है, किस केस में डेबिट नोट इशू हो सकता है। ऐसा नहीं है क्रेडिट नोट सेल बढ़ानी है घटानी है वो कुछ करना है वही इशू कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ ही मुद्दों में क्रेडिट नोट इशू होगा। 4 मुद्दे हैं जहां पे क्रेडिट नोट इशू होगा, उन 4 मुद्दों में ही क्रेडिट नोट इशू होगा। 2 मुद्दे हैं जिसमें डेबिट नोट इशू होगा। 4 मुद्दे क्रेडिट नोट, 2 मुद्दे डेबिट नोट, उसके अलावा इशू नहीं कर सकते एज पर जीएसटी लॉ। तो वो क्या 4 मुद्दे हैं उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में समझेंगे। तो क्रेडिट नोट के लिए अगर बात करें, कहता है वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव issues for supply of any goods and services of both and taxable value, taxable value या फिर टैक्स चार्ज इन दैट इनवॉइस इज फाउंड टू एक्सीड। ठीक है ना। क्या करा कि भाई कोई इनवॉइस इशू किया, सबसे पहले तो सप्लाई करेगा, उसके बाद आएगा ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने भैया इनवॉइस इशू करा और पता लगा कि भैया ज्यादा
जो है रेट जो है चार्ज हो गया, ठीक है, ज्यादा रेट चार्ज हो गया, 100 रुपए में बात हुई थी, गलती से 110 चार्ज हो गया, तो उस केस में क्या है, जो 10 चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, उस केस में वो जो है डेबिट नोट उसका, वो जो है क्रेडिट नोट जो है उसका इशू कर सकते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू चार्ज हो गई। या फिर सेकंड बात क्या है, या फिर एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज हो गया, ठीक है। मैं आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में समझाता हूं एकदम कि किस तरीके से इसको नेक्स्ट शीट में चलते हैं। अगर हम डेबिट नोट की बात करें तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 बात करेगा, ओ सॉरी, क्रेडिट नोट की, ठीक है। और डेबिट नोट की बात करें तो वहां पे सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 बात करेंगे, ठीक है। अब हमारे को वैल्यू जो है, हमारी वैल्यू जो है, हमारी एक्चुअल वैल्यू, यहां पे हम लिखते हैं एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, एक्चुअल वैल्यू थी 100, लेकिन गलती से हमारे को 110 चार्ज हो गई, गलती से हमारी 110 चार्ज हो गई, हमने एक्सेस वैल्यू चार्ज कर ली, तो हमारे को जो है 110 जो है गलत वैल्यू चार्ज हो गई, माइनस जो एक्चुअल वैल्यू थी 100, तो हम 10 के हिसाब से, ये वैल्यू है 10 जो है वैल्यू है, इसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल रेट होगा, मान लो 18%, उस हिसाब से क्या होगा, हम जो है उस हिसाब से क्रेडिट नोट इशू कर देंगे, उस हिसाब से सप्लायर जो है क्रेडिट नोट इशू कर देगा, ठीक है ना। सेल में उसने क्या करा था, टैक्स जमा करा था, सप्लाई जो क्रेडिट नोट इशू करेगा तो उसकी जो है उसको रिवर्स हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे 10 रुपए के ऊपर जो भी उसका टैक्स एप्लीकेबल मान लेते हैं, 18% का रेट है, तो 1.8 इसका टैक्स लग गया, तो इस तरीके से वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा। या फिर मान लेते हैं ये वैल्यू ठीक चार्ज हुई थी, सेकंड पॉइंट में वैल्यू ठीक चार्ज हुई थी, 100 रुपए की जगह 100 रुपए ही चार्ज हुआ था, लेकिन हुआ क्या, 18% जो रेट था वो 12% रेट था, गलती से 18% चार्ज हो गया, रेट जो है गलती से ज्यादा चार्ज हो गया, एक्चुअल रेट तो जो है वो 12% था, उस पे उस टाइम में क्या हो गया, 6% हमारा एक्सेस चार्ज हो गया, तो उस केस में क्या होगा, 100 रुपए के ऊपर 6% एक्सेस चार्ज हो गया, तो यहां पे जो है इस तरीके से क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। पहला केस क्या था, जहां पे वैल्यू, पहला केस था वैल्यू, दूसरा केस है रेट, ठीक है ना। दो केस, वैल्यू ज्यादा चार्ज हो गई 100 की जगह 110, रेट ज्यादा चार्ज हो गया 12 की जगह 18, तो जो डिफरेंशियल चीज है उसके लिए हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। तीसरी बात, पहले मैं एक्ट में दिखाता हूं आपको, एक्ट में लेके चलते हैं, फिर जाके जो है हम उसको इजी फॉर्म में समझेंगे। यहां पे इसने ये बोला कि वैल्यू ज्यादा चार्ज हो गई या फिर टैक्स ज्यादा चार्ज हो गया, ठीक है ना, इज फाउंड टू बी एक्सीड, तो उस केस में जो है क्या करेगा, सप्लायर जो है आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट, और गुड्स और सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, ठीक है। अब ये पहली बात क्या थी कि वैल्यू ज्यादा चार्ज हो गई, टैक्स ज्यादा चार्ज हो गया, और दूसरा क्या केस हो सकता है, जहां पे गुड्स जो सप्लाई करी थी वो रिटर्न कर दी, गुड्स सप्लाई करी थी, सेल करी थी भैया, उसने रिटर्न कर दी, गुड्स रिटर्न कर दी, उस केस में भी उसको सेलर को, अपने सप्लायर को जो है अपना सेल रिड्यूस करनी है, तो क्या क्रेडिट नोट इशू कर देगा, सेल को रिड्यूस करनी है, माल वापसी हो गया, 100 का भेजा था, माल वापसी आ गया, 100 रुपए का सेल करी थी, अब 100 रुपए का क्रेडिट नोट दे देगा, राइट। चौथा केस क्या है भैया, जो माल सप्लाई किया था वो क्या हो गया, डेफिशिएंट फाइंड हो गया, माल बेचा था, खराब माल चला गया, खराब माल चला गया, वो भी चाहे अदर रीजन से वापस आया, पहले जो थर्ड पॉइंट में था रिटर्न बाय द सप्लायर, ठीक है ना, ऑनलाइन में तो काफी होता है, अमेजोन में लोग बुक करते हैं रिटर्न हो जाता है, तो इस तरीके से रिटर्न हो गया, या फिर कोई डेफिशिएंसी आ गई उसमें, वो रिटर्न हो गया, तो चारों केसेस में क्रेडिट नोट जो है इशू हो जाएगा, राइट। ऐसे केसेस में क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा। चार केसेस कौन से थे, टैक्स इनवॉइस और वैल्यू ज्यादा चार्ज हो गई, 100 की जगह 110, 12 की जगह 18 चार्ज हो गया, टैक्स रेट ज्यादा चार्ज हो गया, थर्ड जो है क्या हो गया, थर्ड वाले में क्या था, रिटर्न हो गया, और फोर्थ वाले में डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी की वजह से वहां पे भी सेल रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, सप्लायर में इशू टू द रेसिपिएंट वन और मोर क्रेडिट नोट, ठीक है ना, सप्लायर इशू करेगा, इस वर्ड में ध्यान देना जरूरी है, यहां पे कहता है कि वो है सप्लाई, कौन करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन, वो है सप्लाई सच गुड्स, वो इशू करेगा, किसको इशू करेगा, टू द रेसिपिएंट, ठीक है ना। ये साफ बता रहा है कि सप्लाई जिसने करी थी वो ही क्रेडिट नोट इशू करेगा, रेसिपिएंट नहीं कर सकता, रेसिपिएंट कर रहा है तो एज पर लॉ नहीं है, देखो लिखा है ना,
एज पर लॉ नहीं है वो, क्योंकि सप्लायर को इशू करना है। इनवॉइस भी सप्लायर ने इशू किया था, क्रेडिट नोट भी सप्लायर को इशू करना है। रेसिपिएंट तो उसका इंपैक्ट लेगा ना, जैसे सेल करी थी, टैक्स इनवॉइस दिया, उसने परचेज बुक कर ली, ऐसे ही क्रेडिट नोट हम देंगे, वो उसको बुक कर लेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 में क्रेडिट नोट इश्यू करने की बात करी गई है। 4 केस जो है यहाँ पे बताए गए। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अ रजिस्टर्ड पर्सन वो इश्यू क्रेडिट नोट, सप्लायर की बात कर रहा है, इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ शेल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड बट नॉट लेटर देन। कब तक इशू कर सकता है? फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24 चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो गया, 31/3/2024 को मान लेते फाइनेंशियल ईयर, ये अपना ये वाला साल खत्म हो जाएगा हमारा। इशू हुआ बाद में पता लगा, तो कब तक जो है इस सेल को, कब तक जो है इस सेल को इन 4 मुद्दों में कम कर सकते हैं? तो इसकी लास्ट डेट है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसमें टाइम लिमिट लगा दी। और वो टाइम लिमिट जो है पहले सितंबर हुआ करती थी, अब क्या है, अब 30 नवंबर तक जो है मतलब अगले साल के, जैसे हमारे एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, तो कब तक इशू कर सकते हैं 23-24 का? 30 नवंबर 2024 तक जो है इस साल के क्रेडिट नोट, जो हमारा साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24, तब तक हम इशू कर पाएंगे। इस साल के क्रेडिट नोट हम 30 नवंबर 2024 तक जो है इशू कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 इस बात को कहता है। साथ में लेकिन एक प्रोवाइजो लगा देता है। ये प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नो रिडक्शन ऑफ सच आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर इज परमिटेड। क्योंकि भैया सेल रिड्यूस हो रही है, गवर्नमेंट को तकलीफ है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिड्यूस होएगा, गवर्नमेंट का कहती है ठीक है मैं अलाउ तो कर रही हूं, आपको अलाउ कर रही हूँ, 4 मुद्दों पे अलाउ कर रही हूँ, टाइम लिमिट भी कह रही हूँ कि अगले साल के 30 नवंबर तक आप क्रेडिट नोट इशू कर लेना। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जब सप्लायर ने 100 रुपए का या 110 रुपए की, 100 की जगह 110 का इनवॉइस दे दिया था, तो गवर्नमेंट ये भी तो कहती है भैया इनवॉइस जिसको मिला उसने भी तो 110 के ऊपर क्रेडिट ले लिया, उसने भी तो 110 के ऊपर क्रेडिट ले लिया। ठीक है, वो अगर इसने ये देखो क्या लिखा है, इफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स सच टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन सच सप्लाईज बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन। मानो ए ने बी को सप्लाई कर दिया, ए ने बी को सप्लाई कर दिया, वैल्यू गलती से 100 की जगह 110 चार्ज कर दी थी, अब 100 की जगह 110 चार्ज हो गई, अब बी ने जो है वो तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स ही आगे पास ऑन कर दिया, उसने तो सी को सेल कर दिया, उसने तो वो माल सी को सेल कर दिया। भैया गवर्नमेंट को तो दोनों तरफ से देख के चलना है ना। अगर रेसिपिएंट भी उसका इंपैक्ट ले रहा है, ठीक है, वो वहां से अपनी लाइबिलिटी, यहां से अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, वहां से अगर जो है बायर साइड से उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू के हिसाब से देखना है। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि यहां से भी क्रेडिट नोट से सप्लायर को भी रियायत मिल जाए और बायर को जो है 110 पे ही क्रेडिट मिल जाए, तो ये गवर्नमेंट को के लिए साथ नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए यहां पे प्रोवाइजो लगा दिया कि इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स हैज नॉट बीन पास टू एनी अदर पर्सन, अगर कर दिया है तो जाके क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। ये ठीक है, ये पॉइंट जो है ध्यान में रखने वाली बात है। अब आते हैं डेबिट नोट के ऊपर, अब आते हैं डेबिट नोट के ऊपर। अब डेबिट नोट में क्या बातें हैं? अब डेबिट नोट में देखो, डेबिट नोट पहले उसमें 4 कंडीशन थी, अब 4 कंडीशन की जगह डेबिट नोट में सिर्फ पहली 2 हो सकेंगी, थर्ड और फोर्थ वाली तो बात ही नहीं रहेगी ना। डेफिशिएंट हो गया ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि क्या हो गया कि अगर डेफिशिएंट वगैरह है तो वापसी होएगा, वैल्यू रिड्यूस होएगी। यहां पे तो वैल्यू क्या है, सेल कर दी, टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, यहां तो वैल्यू गलत कम चार्ज कर दी है, वैल्यू और बढ़ानी है, गवर्नमेंट को तो और रेवेन्यू मिल रहा है, गवर्नमेंट के तो मजे हो रहे हैं इसमें। तो यहां पे क्या कहता है, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशू फॉर द सप्लायर ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ टैक्सेबल वैल्यू, यहां पे भी 2 बातों में ध्यान रखना, 2 वर्ड में, या फिर वैल्यू कम चार्ज कर दी। इसमें क्या हो गया, इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं, 100 एक्चुअल वैल्यू थी, गलती से 90 चार्ज हो गई, गलती से कम चार्ज हो गई 90 या फिर 80 चार्ज हो गई, गलती से 20 रुपए की वैल्यू कम चार्ज हो गई, बाद में पता लगा, वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, आपने इनवॉइस इशू कर दिया, माल सप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 80 रुपए आपने चार्ज कर दिया था, 20 रुपए और चार्ज करना है, डेबिट नोट दे दो, डेबिट नोट दे दो। या फिर गलती से 12% टैक्स लग गया था, लगना था 18%, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को तो मिल रहा है ना, गवर्नमेंट को तो मिल रहा है, तो गवर्नमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, 6% डेबिट नोट दे दो, चाहे वैल्यू कम हुई
या फिर टैक्स कम चार्ज हुआ, तो अगर यहाँ पे लिखा है इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस, ठीक है, कम चार्ज हो गया, तो उस केस में क्या होगा, सप्लायर जिसने सप्लाई करी थी वो इश्यू कर देगा रेसिपिएंट को डेबिट नोट, एक या एक से ज्यादा, जैसे भी उसको पता लगता है उस तरीके से जो है वो चार्ज कर लेगा, ठीक है ना। ये बात कह दी सबसेक्शन 3 में। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है, a registered person who has issued debit note in relation to supply of goods and services shall declare such detail of such debit note in the return for the month during such debit note has been issued and the tax or liability shall be adjusted in such manner। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट टाइम लिमिट नहीं लगाएगी, क्यों नहीं लगाएगी, क्यों नहीं लगाएगी, वहां तो क्रेडिट नोट के लिए उसने टाइम लिमिट लगा दी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के आप तक कब तक करोगे, 30 नवंबर 2024 तक करोगे। यहाँ क्यों नहीं टाइम लिमिट लगाई, यहाँ तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि भैया कम चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप जब मर्जी, आपको 5 साल बाद पता लगता है आप इश्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, रेसिपिएंट को इश्यू आएगी, क्योंकि रेसिपिएंट जो है उसका इंपैक्ट, उसका क्रेडिट नहीं ले पाएगा। सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट बार कर देगी ना उसको, तो उस वजह से रेसिपिएंट के लिए दिक्कत है, वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा। लेकिन बायर और जो सप्लायर है उसको अगर वैल्यू बढ़ानी है तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी वैल्यू बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल बाद बढ़ाओ, 6 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी बढ़ाओ, क्योंकि गवर्नमेंट को तो उससे रेवेन्यू मिलना है। तो ये चीजें यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं, और इस डेबिट नोट को जो है सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी कहा जाता है, ठीक है ना, शैल इंक्लूड सप्लीमेंट्री इनवॉइस, डेबिट नोट शैल इंक्लूड सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे मेन बात क्या है, अब आते हैं हम इसमें कि इसको किस तरीके से बुक जो है रिटर्न में, जब हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पे कहाँ पे बुक करना है ताकि सही पोस्ट हो उसका डेबिट नोट क्रेडिट नोट का। तो इसके लिए जब हम अपनी GSTR 1 फाइल करते हैं तो वहां पे GSTR 1 में टेबल नंबर 9B जो है इसके बारे में बात करता है। 9B के अंदर यहाँ पे हमारा चाहे डेबिट नोट हो चाहे क्रेडिट नोट हो, हम रजिस्टर्ड को फाइल कर रहे हैं चाहे हम अनरजिस्टर्ड को फाइल कर रहे हैं, दोनों केसेस में जो है हमारा 9B के अंदर जो है वैल्यू को हम डालेंगे, ठीक है ना। 9B में हमारे हमारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट की वैल्यू चली जाएगी, और अगर ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट गलत फाइल हो गया तो उसको हम अमेंड भी कर सकते हैं। तो 9C के अंदर अब तो GSTR 9 में ऊपर वो आ जाती है और नीचे 9 उसकी की टेबल आती है सारी अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट के अंदर जाएंगे वहां पे हमारे को 9C मिलेगा। तो जैसे ही ऊपर 9B के 2 कॉलम होंगे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के, वैसे ही 9C के अंदर हम अमेंड कर रहे हैं तो वहां पे भी उस तरीके से हमें, हम B2B के कर रहे हैं मतलब या B2C के कर रहे हैं, तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के अंदर हम उसको जो है वैल्यू डालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से जो है हमारे को अपनी अपनी जो है GSTR 1 फाइल करते हुए डेबिट नोट क्रेडिट नोट की पोस्टिंग करनी है। मेन बात है समझने वाली, जो मैंने आपको बताया वहां पे 4 मुद्दों पे ही हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करेंगे, और सिर्फ 2 मुद्दों पे ही डेबिट नोट इशू करेंगे, और 4 मुद्दों पे क्रेडिट नोट और 2 मुद्दों पे डेबिट नोट ही इशू करेंगे। इसके अलावा हम जो है नहीं इशू कर सकते, लॉ में परमिसेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सप्लायर इशू वो रेसिपिएंट इशू कर रहा है तो ये लॉजिकल नहीं है, और यहाँ पे अलाउड भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, रेसिपिएंट को इंपैक्ट लेना है, जैसे वो टैक्स इनवॉइस का इंपैक्ट लेता है, इंपैक्ट लेना है अपना 2B 2A में चेक करते हैं उसका इंपैक्ट ले लेते हैं, इसी वे में ही हमें इंपैक्ट लेना है। रेसिपिएंट को जो है ऐसा नहीं है सप्लायर को दे दिया भाई क्रेडिट नोट की एंट्री मार दी सप्लायर को दे दिया, वो नहीं चलेगा। सप्लायर को बोले, जो भी अगर जो भी कन्वर्सेशन है उसमें बोले, और सप्लायर इशू करके देगा उसको, सप्लायर इशू करके देगा, चाहे क्रेडिट नोट होना है डेबिट नोट होना है जो भी है, सप्लायर इशू करेगा, और रेसिपिएंट के पास उसकी कॉपी आनी चाहिए और वो उसको अकॉर्डिंगली जो है बुक करेगा, राइट। तो आज की इस डिस्कशन में हमने मेनली बात करी डेबिट नोट क्रेडिट नोट की, और किन किन बातों में इसको जो है हम किस तरीके से फाइनेंशियल नोट से ये डिफर है, हमको ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल नोट में तो हम परचेज रिटर्न को भी हम बुक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से हमें को GST एक्ट के हिसाब से जो है चलना होगा, जहाँ पे सिर्फ 4 मुद्दों पे ही हम अपना क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, और वो भी विद इन टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है, अगले साल की 30 नवंबर तक की टाइम लिमिट है, राइट। तो इसी डिस्कशन को इसी के साथ यहाँ पे इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।